नेता, पुलिस और पब्लिक जब मिलकर काम करती है तब नशे का रैकेट खत्म होता है। चाहे नेता हो, पब्लिक हो, पुलिस हो, 100% कोई भी सही नहीं होते और 100% कोई गलत नहीं होता। देखिए, अपोजिशन कभी आपकी तारीफ नहीं करेगा, वो तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर बोलेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं बाहर की है, वो घर की है, ये सारी बातें मेरे सामने आती है। इलेक्शन में मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बाहरी कैंडिडेट, बाहरी किसको बोलते हैं? मैं क्या फॉरेन कंट्री से? हाँ, बस इतना है कि मेरी हिम्मत अबू आसिम आजमी साहब से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो जैसे मेरे पीछे एकदम खड़े हुए माशाल्लाह मजबूती से, तो उनकी हिम्मत पे हम लोग ये सारे अच्छे काम करते हैं। और एक कॉलेज का मसला था जिसका देखिए आप रफीक नगर में हमारे अबू आसिम आजमी साहब कॉलेज बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं। नाजरीन, आमना सामना मीडिया और शहाब टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गोंडी वार्ड नंबर 136 में, जहां की नगर सेविका है मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहिबा। हम उनसे आज ख़ास बात करेंगे, ख़ास मुलाकात के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहिबा, आपका आमना सामना मीडिया में और शहाब टीवी में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी मसरूफियात भी बहुत है और वक्त कम है और हमें भी जाना है बहुत जल्दी। मुख्तसर बातों में हम जो है तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं शुरू करता हूँ आपके अपने इलाके से, वार्ड नंबर 136 से, इस गोंडी इलाके से। यहाँ का असल मसला था पानी का। बताया जाता है कि शायद पानी का मसला हल हो गया, अब पानी के माफिया जो है या तो भूमिगत हो गए या ख़त्म हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पूरे बम्बई शहर का है और इस इलाके का भी अहम मसला है, वो है ड्रग्स माफिया का नशे का कारोबार, जिस पे बहुत सारे ख़ानदान जो बर्बाद हो रहे हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे हम तवज्जो दें, काम करें, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो कि हमारे ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में है। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे माइनॉरिटीज़ इलाके में नशे का कारोबार सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ हम लोग सिर्फ नेताओं पे नहीं दे सकते। नेता, पुलिस और पब्लिक जब मिलकर काम करती है तब नशे का रैकेट खत्म होता है। क्योंकि नशा सिर्फ इतना नहीं, अभी हम लोगों ने, आप एक हफ्ते पहले ही आप देखेंगे कि मैं खुद पुलिस वालों का पूरा स्टाफ लेकर गई और मैंने कई नशेड़ी लोगों को पकड़ा, बेचने वालों को पकड़ा। पकड़ने के बाद हमने उनको जमा करा दिया पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो वहाँ से कितने दिन वो लोग अरेस्ट करके रख सकते हैं? थोड़े दिन में छूट के फिर आ जाते हैं, फिर वही अपना काम करते हैं। तो इसके ऊपर एक नियंत्रण लगाना पड़ेगा कि जो बेचने वालों को इतनी सख्त सजा हो ताकि दूसरा कोई बेचने की हिम्मत ना करे। एक तो ये, और सेकंड मेरा एक डंपिंग रोड है जहाँ पर मैं ऐसा सब बहुत ज़्यादा कुछ होता था, क्राइम बहुत ज़्यादा होता था, नशे का कारोबार। तो वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन का रिजर्वेशन था। मैं होम मिनिस्टर साहब के पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं अपने फंड से एक टेम्पररी बीट चौकी बनवा देती हूँ। बस आपसे ये निवेदन है कि वहाँ पे 24 आवर्स वहाँ पे आपका पुलिस तैनात होनी चाहिए जो वहाँ पे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव इलाका। अगर आप सीनियर साहब को बोलेंगे तो सीनियर साहब आपको बताएंगे। सीनियर साहब मुझे खुद बोलते हैं कि इतना सेंसिटिव इलाका आप हैंडल कैसे करती हो मैडम। लेकिन बस इतना है, मैं डरती नहीं किसी से। अगर काम सही है तो मुझे करना है और मैं वो कर रही हूँ, एक अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ। क्योंकि नशे के लिए अभी मैं जब पुलिस वालों को लेके गई फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मुझे कोई दिखा नहीं ज़्यादा। मतलब ऐसी कार्रवाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और जो बच्चे नशे में मुब्तला है उसके लिए अभी 2 दिन पहले हमने एक बहुत बड़ी रैली निकाली और हमने कहा कि भाई नशा बेचने वालों को जूता मारो सालों को। तो ऐसे करके एक रैली हमने पूरी महिलाओं के साथ निकाली। और मैं ज़्यादातर जब मैं अपने वार्ड में जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि महिलाओं को जागरूक करूँ, क्योंकि जो एक प्लॉट होता है, एक प्लॉट के अंदर मिनिमम 300 साढ़े 300 घर होते हैं। मतलब इतनी ही औरतें उसमें रहती, बल्कि ज्यादा रहती होंगी। लेकिन अगर 300 औरतें जब बाहर निकल के कोई अगर नशा करते बैठा है और बेलन निकाल के अगर उसको मारे एक तरीके से, तो मजाल में वो सेकंड डे वहां बैठ जाएगा। अगर वो एक औरत पे अटैक करेगा, 2 पे करेगा, इतने सारे लोगों पे नहीं कर सकता। तो ये मैंने उनसे बार बार कहा, अगर ऐसा कोई एक्शन लेना है तो आप मुझे कॉल कीजिए, सबसे आगे मैं रहूंगी। लेकिन हम एरिया वालों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे एरिया में कोई ऐसी गलत एक्टिविटी ना हो। जी रुखसाना साहब, जैसे आपने बात कही कि इसके लिए सिर्फ नेता या पुलिस जो है इन पर सिर्फ हम भरोसा नहीं कर सकते या इनके ये जिम्मेदार नहीं है अकेले। हाँ। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब जब किसी
असल में छोटे मोटे जो नशेबाज हैं या बेचने वाले हैं, सवाल उनका नहीं है, इनके पीछे एक बड़ा सरगना होता है जो सप्लाई करता है। लेकिन जब बड़े सरगना को पुलिस अरेस्ट करती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है, तो नेताओं का ही फोन जाता है कि साहब मेरा आदमी छोड़ दीजिए उसको। देखिए, क्योंकि उस नेता को इलेक्शन के मौके पर उससे काम लेना होता है, ठीक है। वही जो है आपका प्रथम लहराता है, वो घूम घूम के लोगों को डराता भी है, पैसे भी बांटता है, और उसके बाद में आपके लिए राह हमवार भी करता है, तो नेताओं को फोन जाता है ना। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर ऐसे नेता कोई हैं तो देखो, चाहे नेता हो, पब्लिक हो, पुलिस हो, 100% कोई भी सही नहीं होते और 100% कोई गलत नहीं होते। कुछ अच्छे होते, कुछ खराब होते। कुछ खराब करप्टेड नेता की वजह से अच्छे नेताओं का नाम भी गंदा होता है। और जो अच्छा काम करने वाले, लेकिन अच्छे काम करने वालों की नेतागिरी में जरूरत है, पॉलिटिक्स में जरूरत है। अगर अच्छे काम करने वाले जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छी बुरी बातें आपको सुननी पड़ेगी, है नहीं, क्योंकि राजनीति है। सब अच्छा अच्छा बोलेंगे तो इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे। तो अच्छे काम करने वालों की जरूरत है, चाहे पुलिस प्रशासन में, चाहे नेतागिरी में। इसमें जब अच्छे काम करने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले लोग जब इसमें आएंगे तो अपने आप करप्शन खत्म होगा। और हमारी इसके साथ साथ हमारे सरकार को भी चाहिए। आप देखिए, फॉरेन कंट्रीज में एक अधिकारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उसको इतनी सैलरी दे देते, इतनी सहूलतें फराहम कर देते कि उसको करप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर 10 पुलिस वालों में 1-2 तो करप्ट होते ही है। अगर वो 2 करप्ट, अगर उनको पूरी प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से मिल जाए कि भाई तुमको घर भी दिया, राशन भी दिया, तुम्हारे बच्चों को एडमिशन दिया, पढ़ाई हो रही, तुमको करप्शन करने की जरूरत नहीं। और अगर एक बार करप्शन करता हुआ पकड़ा गया वो, तो उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। सही। तो ऐसे कुछ नियम और कानून हम लोगों को यहाँ पर लागू करने पड़ेंगे, जिसके वजह से ये सारी चीजें खत्म हो सकती है। जी हाँ, सिस्टम को लेकर जैसे आपने सरकार की बात कही कि सरकार को भी इन पुलिस वालों को सारी सुविधाएं देनी चाहिए, जो एक आला सुविधा होती है, तब जाके हो सकता है ये मामला। और दूसरी चीज ये है कि मैं एक चुपता हुआ सवाल करूंगा आपसे जी। हमारे जराये के मुताबिक, क्योंकि हम भी लोगों में रहते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, समाजवादी पार्टी के एक नगर सेवक का ही नाम आता है कि वो जो है इस नशे कारोबार का बड़ा सरगना है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हो सकता है शायद लोगों की गलतफहमी हो, लेकिन नाम आ रहा है, जिसमें पार्टी भी बदनाम हो रही है, अब वो आसिम आदमी साहब भी बदनाम हो रहे हैं। नहीं, देखिए, अपोजिशन कभी आपकी तारीफ नहीं करेगा, वो तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर बोलेगा। और अगर ऐसा कहीं भी है, मैं फिर बोलती हूँ आपको कि पार्टी में सभी दूध के धुले नहीं होते, पुलिस स्टेशन में सब दूध के, कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बोलते क्यों हो? कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। अगर कोई भी अपोजिशन अगर उसको कंफर्म है ये चीज है, तो जाके वो उस पर कार्रवाई करे। उससे उनको या तो आसिम आजमी साहब को कोई एतराज मुझे नहीं लगता। डरते हैं ना, गुंडों से डरते हैं, खौफजदा होते हैं, तो फिर वो उनका प्रॉब्लम है। जैसे आपने कई बात, जैसे आप डेरिंगबाज है माशाल्लाह, आप डेशिंग, मैं जानता हूँ, खुद जानता हूँ कि आपने राजनीति में बहुत बरसों निकाला है और बहुत हिम्मत के साथ में महिलाओं की क़यादत भी की है। आप जाके महिलाओं के साथ में उनको जूते मार सकती है, बेलन मार सकती है, मुझे यकीन है। लेकिन अगर मोहल्ले की 300 औरतें वहां पर, सबसे पहले तो बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? क्योंकि आप बांधेगी ना, ये मुझे भरोसा है। इसीलिए औरतों को जागरूक कर रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस इलाके में नशे का कारोबार होता है, कोई भी इलाके गुंडा टपूरी जो है वहाँ पर नशा बेचता है, चर्चा बेचता है, अब मोहल्ले के लोग है ना, औरतें सोचती है मैं जाऊंगी तो ये कल मेरे बेटे को मारेगा, मेरे बाप को मारेगा, मेरे भाई को मारेगा, मुझे भी मारेगा, क्योंकि इस पावर नहीं है। लेकिन जहां पर आप जैसी महिला उनके साथ में आगे जाएंगी और उठा के जूतों से मारेगी, चप्पल से मारेगी, साथ में आपकी महिला होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी, तो ये कदम उठाने पड़ेंगे आप लोगों को। कहीं मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सारे नगर सेवक, उन सारे जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि आपको नेतृत्व करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जनता पे छोड़ते हो तो नहीं होने वाला, जनता कमजोर है अभी, और ये ताकतवर लोग हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने जो पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन किया, मैंने एक गार्डन का इनॉग्रेशन किया, 2 एकड़ का गार्डन है, वहाँ पे एक बड़े लेवल पे भू माफिया थे सब। भू माफिया लोगों ने मुझे कितनी धमकी दी, मैडम आपको जगह बेच के आपको भी पैसा देते, हम भी लेते। मैं नहीं मानी। वो बच्चों का प्ले ग्राउंड है, बच्चों का गार्डन है, बड़े बुड्ढों का, उधर वही बनेगा। हमारे बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे हमारे एरिया के? मुझे पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। नहीं, अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत जितना नवाजा। आज एसएमएस कंपनी हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी है, मैं समझती हूँ आज कांग्रेस के जमाने में वो लगी, तभी उनको एतराज करना चाहिए था कि एसएमएस कंपनी मतलब ऑल ओवर मुंबई के हॉस्पिटल का वेस्ट जलाया जाता है, जिससे हमारे गोवंडी के बीमारी का रेशियो सबसे ज्यादा है। आज उस पर आवाज किसने उठाई?
बहुत सारे लोग बोलते हैं बाहर की है, वो घर की है, ये सारी बातें मेरे सामने आती है इलेक्शन में, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बाहरी कैंडिडेट, बाहरी किसको बोलते हैं? मैं क्या फॉरेन कंट्री से आई हूँ प्रमोट होके? मुझे क्या वीजा पासपोर्ट लगता है यहाँ से आने के लिए? हम सब कहीं ना कहीं अपना गांव घर छोड़ के यहाँ आए हुए। नहीं हिंदुस्तान में आज हम गुजरात में रहने के बाद में अयोध्या से लड़ता है, वहाँ बनारस से लड़ते हैं। बाहरी जब बोलते तो मुझे दुख लगता है, लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ, जब SMS कंपनी की बात आई तो मुझे भी बहुत सारे ऑफर आ रहे थे पैसे के, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। मैं 11 दिन जाके जेल में बैठी जी, जेल भरो आंदोलन करके 11 दिन जेल में बैठी, और उसके बाद में फिर वो आज वो बंद होने का जब बड़ा सा वो बोर्ड लगा है वहां पे, देख के कितनी खुशी होती है। इसके बारे में कोई बोले कि बाहरी औरत आके इतना बड़ा स्टेप ली, क्यों किसी घर के आदमी ने नहीं उठाया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ, बस इतना है कि मेरी हिम्मत अबू आसिम आजमी साहब से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो जैसे मेरे पीछे एकदम खड़े हुए माशाल्लाह मजबूती से, तो उनकी हिम्मत पे हम लोग ये सारे अच्छे काम कर पाते हैं। बेशक, इसमें कोई अच्छा अभी मौजूदा अभी जिस तरह इलेक्शन 6 मई बाद इलेक्शन है, कौन से मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ पे दोबारा? क्या मसाइल है? मसाइल अभी तो मैं समझती हूँ जब से यहाँ पे अबू आसिम आजमी साहब आमदार बने, मसाइल यहाँ पे तकरीबन खत्म हो चुके हैं। जैसे SMS कंपनी का बड़ा मसला था, रोड नाली गटर, आप यहाँ जाके पूरे एरिया में आपको चैलेंज देती हूँ, मेरे वार्ड में घूम के आइए जाके, इक्का दुक्का जो पहले फंड में बना हो वो शायद तीसरे फंड तक खराब हो गया हो, बाकी तकरीबन हर लोग मेन रोड बनाते हैं ताकि दिखने में आए, लेकिन मैंने हाउस गली तक पूरी बना दी, हाउस गली बना दी। पानी का मसला 100% खत्म हो चुका है, बल्कि घर घर में नल आ चुका है, घर घर में। और अभी एक जगह पानी का मसला था, जो लोग इंक्रोच वगैरह करते हैं, वहां मैंने सार्वजनिक नल लगा दी ताकि लोगों को किसी को पानी का पैसा ना देना पड़े, क्योंकि पानी मैं समझती हूँ, अभी मैं कॉर्पोरेशन में जब पहले साल जीत कर आई तो पानी माफिया, अरे मैं बोली ये क्या पानी माफिया क्या होता है? इंसान कोई पानी भर भर के कितना भरेगा? 1 ड्रम भरेगा, 2 ड्रम भरेगा, उससे ज्यादा पानी भर के आप कहीं रख नहीं सकते। तो पानी को फ्री करना चाहिए। सही है, पानी को फ्री करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिए पानी पिलाना सवाब समझते हैं, चिड़ियों के लिए ऐसे भर के रखते हैं कि पिएगी तो हमको दुआ देगी। इंसान भूखे मर रहे, तुम चिड़ियों के लिए पानी भर भर के रखते हो। तो इंसानों को पानी फ्री करना चाहिए और इजी करना चाहिए। 2017 के पेपर लाओ, 18 के पेपर लाओ, जब हमने इस प्रस्ताव को रखा, अभी जाके पानी का जो वो है इजी कर दिया नल लेना। और सबसे बड़ी बात, लाइसेंस होल्डर का ही उसके ऊपर स्टैंप लगेगा, क्योंकि लाइसेंस होल्डर लोग क्या करते हैं, नल का जो लेने का जो चार्जेस होता है 7-8 हज़ार रुपए होता है, 9 हज़ार होता है बहुत हुआ तो, लेकिन ये लोग 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार चार्ज करते हैं, जिससे लोग चोरी का नल लेते हैं। अगर इसको इजी कर देंगे तो चोरी के नल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। पानी बेचना अपना पानी तो जो बेचने वाले तो उस तरह काम कर रहे थे कि यहाँ पर BMC चाहती भी थी या कोई कि भाई किसी तरह नल आए, पाइपलाइन आए, क्योंकि वो जानते थे जब नल और पाइपलाइन आ जाएगी, नल आ जाएगा, घरों में पानी आ जाएगा, तब तो खरीदेगा कौन? राशिद भाई, होने नहीं दिया जा रहा था काम। नहीं, हमने तो गली गली में डाल दिया नल। अच्छा, अब पानी का मसला भी नहीं रहा, बिल्कुल। गार्डन भी आपने बना दिया, वो आपको कचरे का माशाल्लाह मसला वो हल हो गया। और एक कॉलेज एजुकेशन का मसला था, नहीं एजुकेशन का मसला था, BMC की स्कूलें आप देखिए इतनी बेहतरीन बनी है कि प्राइवेट स्कूल फेल है। ये सारे मसले आपने हल कर दिए तो वो बता रही हूँ मैं। और एक कॉलेज का मसला था जिसका देखिए आप रफीक नगर में हमारे अबू आसिम आजमी साहब कॉलेज बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं, और बहुत मेरे ख्याल में 3-4 महीने में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैटरनिटी हॉस्पिटल बहुत बड़ा 7 माले का रेडी हो गया है। और लिमिटेड कोई अभी अपोजिशन समझे कि मैं नहीं समझती, एक नशे वाला मसला है, और मैं समझती हूँ जैसे हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, पब्लिक में जागरूकता आ रही है, क्योंकि जब मैं खुद पुलिस लेके जाती हूँ तो लोग खुश भी हो जाते हैं और मेरे पीछे तुरंत लोग फॉलो करते हैं कि नहीं मैडम है चलो, और वो लोग सब बताते हैं कि नहीं इधर ऐसा हो रहा था, पहले ये चीजें नहीं थी। तो सारे मसाइल हल हो गए यहाँ पर इस इलाके के। तो आप जितने नगर सेवक हैं वो किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? देखिए मुद्दा हम अपना काम बता के वोट मांगेंगे ताकि आगे ये सुख शांति बनी रहे, और आगे जो छोटे मोटे काम तो लगे रहते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि सारे काम एकदम से सॉल्व हो जाना। अभी भी बहुत सारे मसले हैं जिसके ऊपर काम करना है, लेकिन बड़े बड़े जो मसले जो गवर्नमेंट को डैमेज करते थे वो सारे मसलों पे हमने बहुत बखूबी काम किया। आप देखिए 440 करोड़ का ब्रिज बड़ा मसला है, आपको काम करने की जरूरत है सर, कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी कौम में खास तौर से जो है तालीमी जो मयार जो है उसको बुलंद करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं तालीम के मामले में कौम बहुत पीछे है, वहाँ पर गुर्बत भी आड़े आ रही है।
अभी तो ये सारे कामों की तवज्जो देंगे आप? 13 नंबर पे जो स्कूल नगर पालिका का बना है, हमारे अबू आसिम आजमी साहब और रईस भाई ने बड़ी मेहनत से बनाया उसको। आप वो स्कूल जाके देख लीजिए, आप प्राइवेट स्कूल को भूल जाएंगे, इतना अच्छा। और उसके ऊपर हम लोग ये कोशिश करते हैं, स्कूल बनाना से हमारा फर्ज पूरा नहीं हुआ, उसमें एजुकेशन बीएमसी वाले किस तरीके से दे रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। मैंने कंप्लेन की थी, क्योंकि मैं एक बार दौरा करने गई थी, 1-2 नंबर रोड पे स्कूल था, तो टीचरें जो थी वो अपना मोबाइल लेके उस पर व्हाट्सएप खेल रहे। अभी इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप मोबाइल लेके आप क्लासरूम में नहीं जा सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि यहाँ के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। जब बीएमसी के स्कूल में पढ़ाई अच्छी होने लगी तो प्राइवेट स्कूल बहुत बंद हो गए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले, आपके चैनल के माध्यम से मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ, प्राइवेट स्कूल और क्लिनिक वाले पूरी तरह बिजनेस पे उतरे हुए। उनको कुछ पड़ी नहीं है कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है, हमारे बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े। अभी आप देखिए, कोरोना और लॉकडाउन की महामारी में सरकार की तरफ से उसी बात जो आपने बात कही ना, कि एजुकेशन और मेडिकल ये पूरी दोनों लाइन जो है पूरी तरह से धंधा हो गया, कारोबार हो गया है। अब खिदमत नहीं रह रही। बिल्कुल, पहले कहा जाता था कि भाई डॉक्टरी पेशा जो है या ये खिदमत खल्क है, और टीचर जो है वो अल्लाह का एक तरह से हमारे नबी के जो है ना वो बताए रास्ते पे चल रहे हैं, वो लोगों को तालीम दे रहे हैं। लेकिन अब तो पेशा हो गया ये, तो इस तरफ जो है बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। खासतौर से तालीम मैदान में और मेडिकल में सारा पैसा जो आमदनी, एक तो आमदनी है नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई है खासतौर से सरकार में। अब बेरोजगारी बढ़ने के बाद में लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनका घर चलाना मुश्किल है। तो इन हालात में अब मैं आता हूँ मोदी सरकार की तरफ कि कोरोना काल, कोविड-19 इसकी नाकामी के बाद में आज फिर जो है सरकार जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करने लगी है। यूपी के हालात हमारे सामने हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ा मुझे शर्म आती है कि मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री बोलते हुए, बिकॉज के लोगों की हालत जानते हुए भी आज जो आम जनता से जुड़ी हुई जो समस्या है उस पर काम नहीं हो रहा है। पता नहीं इनके फंड में अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं, वो पैसे जा कहाँ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि 2 साल में 500 रुपए गरीबों के फंड अकाउंट में डाल के इनकी जिम्मेदारी मुक्त हो गई। क्या पूरे साल में 1 महीने का राशन फ्री देके क्या इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? 85 करोड़ हम जो है राशन फ्री, मैं मत दीजिए राशन फ्री। आप राशन देने की फ्री कोई जरूरत नहीं है। मैं बोलती हूँ कि 1 साल की फीस और 1 साल का लाइट का बिल अगर माफ कर दिया होता तो लोग कोई आपसे फ्री राशन नहीं मांगता जी। आज आप देखिए कि लाइट की बिजली के जो माफिया है पूरी तरह घरों में घुस रहे हैं। और मैं समझती हूँ जितना फंड ये अडानी ने इसको दिया होगा मोदी सरकार को, वो सब आम जनता से वसूल रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं गई वर्षा गायकवाड़ के पास, आप देखिए कि जितनी स्कूल के जो निजाम है, वो वर्षा गायकवाड़ जी एक लेडीज है, उनको ये चीजों को समझना चाहिए था कि वहां से फरमान जारी होना चाहिए था कि अगर कोई बच्चे की फीस लेट दे पा रहा है तो आज देश और दुनिया की हालत किसी से छुपी ही नहीं है। सबको पता है कि लोग परेशान है भूखमरी में, और फिर भी बेचारे माँ बाप मर रहे हैं कि मेरे बच्चों का एजुकेशन खराब ना हो। आपको पता है फीस बढ़ा के ले रहे हैं, कम फीस ले रहे हैं, जब और टीचरों को आधी फीस दे रहे हैं, बच्चों से पूरी फीस ले रहे हैं, आप कंप्यूटर फीस ले रहे हैं। आप कितना जुल्म करेंगे? बहुत जुल्म करें, बहुत हद तक ये जुल्म है। मैं समझती हूँ कि लोगों के हित में किसी किस्म का काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सत्ता में बैठे रहने के लिए। हिंदू मुस्लिम, क्योंकि पता है क्योंकि 75% 80% हिंदू पॉपुलेशन है और 20% माइनॉरिटीज है, तो हिंदू और मुस्लिम करके हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जो पहले हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि सारे जाति वर्ग धर्म के लोग हमारे हिंदुस्तान में बड़ी आराम से खुशहाली के साथ रहते थे। लेकिन आज वो हालात नहीं है। आज हिंदू के इलाके में मुस्लिम घर लेते हुए डरता है, मुस्लिम के इलाके में हिंदू घर लेते हुए डरता है। तो ये कहीं ना कहीं ये फेल सरकार है जी, ये करप्टेड सरकार है, पूरी तरह फेल सरकार है, और ऐसी सरकारों का बहिष्कार होना चाहिए जी। आखिरी सवाल आपसे वो है, अनकरीब जो है बकरीद आने वाली है। हमारे उलमा कराम, हमारे जिम्मेदारान अबू आसिम आजमी साहब ने भी ये मांग की कि सबसे पहले तो, क्योंकि सारा सब कुछ नॉर्मल हो गया है ना, कोरोना के नाम पर हमारी रमज़ान ईद तो ख़राब कर दी लोगों ने, ऐसा लोगों का कहना है। अब बकरीद आ रही है तो देवनार स्लॉटर हाउस जो यहाँ पर, इसमें इजाज़त दी जाए कुर्बानी की, चाहे बड़े जानवरों की ना हो लेकिन छोटे जानवरों की दी जाए। कि ऐसी शायद डिमांड इस तरह की है, बड़े जानवरों की भी डिमांड है। फिर दूसरा,
बड़े जानवर जो लाए जाते हैं उनको जिस तरह से बजरंग दल वाले परेशान करते हैं, सरकार उन पर भी रोक लगाए, वो तो बात की बात है। सरकार तो इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है, जू तक नहीं रही है। ना उलमा कराम की सोची जा रही है, सुनी जा रही है, ना हमारे लीडर की सुनी जा रही है, और जो हमारे सत्ता के में जो है सरकार में जो एमएलए बैठे हैं या जो लीडर हैं वो खामोश इस मुद्दे पे। आप इस पे क्या कहना चाहिए कि देवनार आपके हल्के में आता है, अब वो आसिम आजमी साहब के हल्के में आता है? मैं समझता हूं। देखिए, देवनार की बात ऐसी है कि देवनार में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मॉडर्नाइजेशन का काम चालू है वहाँ पर, एक बहुत बड़ा फंड लगा के देवनार को बहुत अच्छा डेवलपमेंट चालू था। वो किसके किसी को बेच दिया गया, सुनने में आया, वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया उसका? नहीं, अभी तो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बाद में मेरे ख्याल में किसी को हैंड ओवर करेंगे। तो क्या ये हैंड ओवर करना चाहिए, देना चाहिए, सरकार की निगरानी में रहना चाहिए? देना चाहिए, सरकार की निगरानी में रहना चाहिए। अगर ये किसी को बेचा जाता है तो आप लोग विरोध करेंगे इसका? बिल्कुल विरोध करेंगे, और हमारे हाउस लीडर बहुत सक्षम है रईस भाई, और इंशाल्लाह वो पहले वही आवाज़ वहाँ से उठ जाएगी, फिर हम पीछे तो हम खड़े ही है। तो मैं समझती हूँ कि बकरा ईद आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीज देना चाहिए, लेकिन तीसरी लहर आने का जो खौफ है वो कहीं ना कहीं सबको परेशान कर रहा है कि किस हद तक आएगी ये भी किसी को पता नहीं, क्योंकि ये कुदरती कहर है सब, तो इसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं पा रहा। मेरे ख्याल में इसीलिए शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार में बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम मंत्री बैठे हुए हैं, ये उनका काम है कि प्रेशराइज करके कुछ ना कुछ इसका रास्ता ऐसे निकालें। जैसे हम लोग लॉकडाउन के समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रात का लॉकडाउन रहे, दिन का ना रहे, दिन का रहे, रात का ना रहे। जैसे ये नियम बना रहे हैं तो बकरा ईद के लिए भी कुछ ना कुछ किसी न किसी किस्म की छूट देनी चाहिए, क्योंकि बकरा ईद से बहुत सारे व्यापारी कारोबारी जो रहते हैं वो आस लगा के बैठते हैं कि साल में एक बार उनका धंधा होगा और पूरा साल उससे वो लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के रोजी रोजगार का सवाल है। तो ईद सबके भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो इस चीज़ के लिए ज़रूर सोचेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कुछ तो मतलब ढील देंगे ये लोग लॉकडाउन में, और अगर नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये सरकार की नाइंसाफ़ी होगी माइनॉरिटीज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जब देश का वित्त मंत्री या उनको बंद करना नहीं आता, हमने देश की आज़ादी के लिए किया था, हमें देश की आज़ादी को बचाने, देश के किसानों की भी जान जानी है। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा।